अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर करतार कुमार और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का मकसद ये है कि केमिकल कंपोजिशन की हमारा सेल है वो कंपोज कैसे हुआ है। ठीक है। हमारा सेल वो बना कैसे, उसकी कंपोजिशन कैसे, किन किन केमिकल्स ने आपस में मिलकर ये इस सेल को क्या किया, कंपोज किया। तो क्या क्या बेसिक केमिकल्स हैं, केमिकल्स यानी वो कौन से मालिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं। ठीक है। किस कैटेगरी के हैं जिन्होंने हमारे सेल को, हमारे लिविंग स्ट्रक्चर को फॉर्म किया एंड उसको जो है फंक्शन करने के काबिल बनाया। ठीक है। फंक्शनलाइज बनाया। ठीक है। उस चीज़ को ओके। तो हमारे पास लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो कि एक चल रहा होता है हमारे पास। ठीक है। वो प्रोटोप्लाज्म कर रहा होता है। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कहते हैं जो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। सो इज इट ओके कि प्रोटोप्लाज्म मीन्स, प्रोटोप्लाज्म एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और क्या हमारे पास साइटोप्लाज्म। इज इट ओके। देन इन दोनों को हम कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। और ये फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है एंड ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है। हमारे पास सेल का है और उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। आफ्टर डेट हम इस एरिया के ऊपर बाउंड्री लगा देते हैं। ये न्यूक्लियस, ये प्रोटोप्लाज्म। देन वी एडेड अ बाउंड्री हेयर। ठीक है। यहाँ पर बाउंड्री हमने ऐड कर दी। डेट्स कॉल्ड सेल, डेट इज कॉल्ड ए सेल। सो प्रोटोप्लाज्म वो फंक्शन कर रहा है, बट रियलिटी में वो प्रोटोप्लाज्म बना किससे है। ठीक है। मालिक्यूल्स हमारे पास ऐसे भी रखे हुए हैं, मिक्स कर दें, पानी है, दूसरे मालिक्यूल्स हैं, घासलेट है ये, लेकिन वो जिंदा नहीं हो रहे, अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहे। पर एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। कैसे? ठीक है। आपको बताता चलूँ 70 से 90%, 70 to 90% हमारे सेल के अंदर पानी है। ठीक है। 70 से 90% तक हमारे सेल के अंदर क्या है, पानी है। आफ्टर डेट हमें पता है H2O कितना फॉर्म कर रहा है हमारे पास, क्या 70 to 80%। ठीक है। 70%। तो हमने हमारी बॉडी का टिश्यू ले लिया, हमने बॉडी का अपना हाथ काटा, हाथ का जो टिश्यू था, टिश्यू क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, उसको लिया। हमें पता है हर सेल के अंदर क्या 70% क्या है, 70% पानी है, 70% पानी है। हमने इसको क्या किया, हमने इसका क्या लेना है, ड्राई मेस लेना है, हमने इसका ड्राई वेट लेना है। ठीक है। अगर गीला लें तो 70% तो पानी हो ही जा रहा है। अगर हम भाई कहेंगे भाई ये टिश्यू बना किससे, कहेंगे 70% भाई पानी है इसके अंदर, बाकी क्या। तो पानी एक असेंशियल है एंड हम क्या लेंगे, ड्राई मेस लेंगे, सूखा हुआ। ठीक है। तो ये जो टिश्यू लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे, जलाएंगे, हीट कर देंगे। ठीक है। या गर्मी में रख देंगे। आफ्टर हीट करने के बाद इसका जो पानी है अंदर, वाटर है, H2O, वो क्या हो जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा। वो क्या होगा, वो इवापोरेट हो जाएगा। तो वो एवापोरेट होने के बाद आपके पास 70% जो ओवरऑल वाटर है H2O, वो नहीं रहेगा। वो H2O क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो H2O ज़िंदा नहीं बचेगा। ठीक है। डेट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको कोई भी हम कंपोजिशन मालूम करने के लिए जो मास है या कोई भी एक टिश्यू है, उसको हम हीट करते हैं, उसको जलाते हैं। तो वो क्या होता है, एश एनालिसिस। ये क्या होती है, एश एनालिसिस। इस प्रोसेस का नाम याद रखना, इंडिया की बुक NCERT में लिखा हुआ है, एश एनालिसिस। इसको कहते हैं एश एनालिसिस। ओके, डेट्स इट। बट हमारी बुक इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो आप देखें, तो क्या था हमारे पास, एश एनालिसिस में हमने वाटर उड़ा दिया, H2O, तो गीला हो गया। अब पूरा टिश्यू क्या हो गया भाई, अगर कोई चीज़ गीली है, हम कह रहे हैं भाई ये गीली है, क्या है, लिक्विड ही है। अगर उसको हम सुखा दें, हम कहें भाई ये चीज़ ड्राई है, तो हम किसकी कंपोजिशन मालूम कर रहे हैं, ड्राई वेट की। ड्राई मास, वेट लिखा हुआ है, हकीकत में मेस होना चाहिए। ड्राई मास ऑफ सेल, ड्राई मास ऑफ टिश्यू भाई। ठीक है।
हम किसी भी सेल को बर्न नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टिश्यू को बर्न कर सकते हैं। ओके, हम किसी टिश्यू को बर्न कर सकते हैं। तो टिश्यू को जब बर्न करेंगे तो आपके पास जो वो वाटर होगा वो सेल का भी क्या होगा, इवापोरेट होगा। सो डेट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, ड्राई वेट ऑफ सेल। ओके, नाउ द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली। जो प्रोटोप्लाज्म की परफेक्ट कंपोजिशन, भाई कितने एलिमेंट्स, कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, कितने प्रोटीन है, कितने ऑक्सीजन है अंदर, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना पोटाशियम है, हमें प्रॉपर नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये सेल टू सेल चीज़ वेरी करती है। सेल टू सेल चीज़ क्या करती है, वेरी करती है। कौन सा सेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डेट्स वाई हमें परफेक्टली ये चीज़ नहीं पता। However, chemically it contains 70 to 90% of H2O. If the water is evaporated, अगर पानी को हम evaporate कर दें, हीट करेंगे, वो evaporate होगा। ठीक है, the remaining mass of cell is called dry weight of cell. dry mass कहलाएगा सेल का। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मालिक्यूल्स कॉल्ड बायोमालिक्यूल्स। तो ये जो कार्बन की चेन्स होती हैं हमारी सेल के अंदर तकरीबन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, सो डेट्स में यहाँ पर लॉन्ग चेन्स का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग चेन वाले ही बनाते हैं। ठीक है, विच आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। हमारे पास प्रोटीन्स हो गए एंड हमारे पास क्या कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल आर दीज क्या हमारे पास क्या हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, एंड ये हमारे जो कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है, लिपिड्स यूज कर रहा है, तो ये एसोसिएटेड है लिविंग सिस्टम के साथ। डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, इसके बाद वो तमाम एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक स्पेसिफिक टाइप का एटम है, एक स्पेसिफिक टाइप का ग्रुप ऑफ एटम है या एटम्स है, वो सब्सटेंस है स्पेसिफिक टाइप की जिसके तमाम एटम्स के पास एटॉमिक नंबर सेम हो, Z। हर एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो, वो एक एलिमेंट है जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, तो वो एक प्योर सब्सटेंस होती है। वो क्या होती है आपके पास वो कहलाती है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट एक ही टाइप का एटम। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें, द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर मेनली 6। भाई हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। 98 हम कहते हैं, 20 हमारे पास रेडियो एक्टिव जो कि मतलब हाईली हैं, वो स्टेबल नहीं है इतने ज़्यादा। ठीक है, उनमें से हमारे पास कितने परसेंट है, हमारे पास 16 एलिमेंट्स हमारे लिविंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। हमारी बॉडी में 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा वाइटल एलिमेंट्स और नेसेसरी एलिमेंट्स वो हैं 6, जिनको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट या वाइटल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। दीज आर 6। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, 6 हैं, मेनली 6 हैं। ओके, आफ्टर डेट द फार्म अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द वैल्यू। द फार्म, दे फॉर्म, यहाँ पे गलती है बुक के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर द फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दे फॉर्म। द फॉर्म नहीं होगा, दे फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कहनी चाहती है आपके पास ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 मिलकर आपके पास 98% मेस जो है फॉर्म करते हैं आपके पास एक सेल का। ड्राई वेट के अंदर वाटर को हमने रिमूव कर दिया, एवापोरेट कर दिया, बाकी जो काम की चीज़ें हैं वो हमने रख दी। ठीक है, एलिमेंट्स कौन से हैं? फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हमारे लिविंग सिस्टम के साथ जो फंडामेंटल, बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो 5 हैं, जो कि हमारे साथ बॉडी के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल कैसे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका जो फंक्शन है, वो हमारे सेल को फंडामेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल को सर्वाइव करने के लिए, फंक्शनली, स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने के लिए 5 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपका सेल नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, मतलब वो सेल नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी बेसिक नीड है।
फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड लिपिड्स, फोर्थ न्यूक्लिक एसिड, फिफ्थ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके पास, हम पढ़ेंगे आगे, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन्स आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स होते हैं आपके पास, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए आरएनए जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये कॉम्बिनेशन है आपके पास दो मॉलिक्यूल्स का। कुछ लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुने, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुने, कुछ लोग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को ये भी पढ़ते हैं ये मिक्सचर है दो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल्स का क्या है, मिक्सचर है, लेकिन ये बात कहना गलत है, ये टू मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर नहीं है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है टू मॉलिक्यूल्स का, ये कॉम्बिनेशन है टू मॉलिक्यूल्स का, ये कहना गलत है, मिक्सचर है। अगर मिक्सचर है, मिक्सचर कभी भी केमिकली कंबाइन नहीं होती, केमिकली बॉन्ड नहीं होती, ठीक है। अगर कोई चीज़ मिक्सचर है, आप क्या चीनी को मिक्स कर दें पानी के अंदर, वो केमिकली बॉन्ड नहीं बनाएगी, ठीक है। आप अगर कहें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इन चारों में से दो मॉलिक्यूल्स में से का मिक्सचर है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, तीन मॉलिक्यूल का मिक्सचर है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे बायोमॉलिक्यूल्स, तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो मिक्स नहीं होंगे, वो कंबाइन होंगे। तो टेक्निकली कहना मिक्स होना बिल्कुल गलत है। तो आप कहेंगे ये जब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर या बॉन्ड बनाकर एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है, डेट्स कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, देयर यूनिट्स एंड लिंकेजेस, ठीक है। यूनिट्स किसे कहते हैं, यूनिट होता है बेसिक फंडामेंटल वन, यूनिट मतलब वन, ठीक है। इसके अंदर क्या मकसद है यूनिट का, यूनिट का मकसद ये आपके पास ये सेल है, ये एक चीज़ है, दीवार है, दीवार का यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे इसकी ईंट यूनिट है, क्यों, क्योंकि दीवार बनी ही ईंटों से मिलकर है। यूनिट क्या है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर डेट फॉर्म्स द होल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कि पूरे सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने, डेट्स द यूनिट। जब वो यूनिट मिलते हैं आपस में वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेट्स कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, ओके। सो बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझेंगे ओलिगो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड, ठीक है, वो उसका यूनिट क्या है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मिलकर ये आगे वाले फॉर्म करते हैं। इन लिंकेजेस क्या होते हैं, लिंकेजेस यानी यूनिट्स के दरमियान बॉन्ड, ये एक यूनिट ए है मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड बी है, ये आपस में जुड़े कैसे हैं, ठीक है, किस टाइप की ग्लू से आपस में जुड़े हैं, ठीक है, कौन सी ग्लू यहाँ पर काम करी है जो कि इन दोनों को जोड़ेगी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगी, जोड़ेगी, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो ये कॉन्जुगेट नहीं होंगे। अगर ए भी होता तो ये कॉन्जुगेट हो जाता, लेकिन ए है, दोनों क्या है आपके पास, दोनों के दोनों आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों जो लिंक जुड़ेंगे आपस में, ये एक का दूसरे के साथ लिंक, दूसरे का पहले के साथ लिंक, तो वो जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक होगा, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके बाद आ जाता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का फंडामेंटल यूनिट है अमीनो एसिड्स। जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक प्रोटीन। अमीनो एसिड 20 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे तब प्रोटीन बनेगा, 2 अमीनो 3 अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसके, प्रोटीन्स के। मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स मतलब छोटे छोटे फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कि उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मैक्रो मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, ठीक है। ये किससे जुड़े हुए हैं आपस में, इनकी ग्लू का नाम क्या है, ये कौन सा बॉन्ड है जो कि इनको, कौन सा लिंक है जो कि आपस में इन दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बैठा है, दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल को जोड़ के बैठा है, वो है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। फिर आता है लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स। तो यूनिट्स क्या हैं, ग्लिसरॉल अलग है, फैटी एसिड अलग है, ठीक है, एंड फॉस्फेट, कोलिन, आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट्स, ठीक है, इसको पूरा समझेंगे लिपिड्स के अंदर, ओके। ये लिंकेज कौन से होते हैं, लिपिड्स के अंदर होते हैं ईस्टर लिंकेजेस एंड कार्बन कार्बन लिंकेजेस, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है आपके पास क्या, डीएनए आरएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास डीएनए किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाता है न्यूक्लिक एसिड, मे बी डीएनए हो, मे बी क्या आरएनए हो।
तो न्यूक्लियोटाइड एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड एक होता है न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वो किस टाइप का है, कैसे बन रहा है, कैसे स्ट्रैंड बन रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स वो सिस्टम है। इसको हम इसके बेसिक इसके वीडियो लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन से लिंकेज होते हैं, फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस, ठीक है। इसके पास कौन सी लिंकेजेस होती हैं, फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस। इसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट होते हैं। फॉर सपोज जो आपके पास ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ मिल जाए लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। एंड इसके पास लिंकेजेस होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के लिंकेजेस होते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, दोनों बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिसके साथ लिंक बनाया जा रहा है और जो लिंक बना रहा है, ठीक है। दोनों टाइप के ऊपर डिपेंड करता है लिंकेजेस कौन सा होगा, ठीक है। सो इसको हम जब इसके वीडियो लेक्चर्स आएंगे तब इसके ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो भाई हर सेल के अंदर डिफरेंट परसेंटेज होती है किसके, बायो एलिमेंट्स की, बायो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। आपके पास जो नर्व सेल होगा, नर्व सेल के अंदर जो आपके पास कंपोजिशन होगी वो अलग होगी। नर्व सेल के अंदर आपके पास पोटाशियम की तादाद ज़्यादा होगी, कैल्शियम की तादाद, बोन के अंदर ओस्टियोसाइट्स के अंदर बोन के अंदर कैल्शियम की तादाद ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की तादाद होगी। नर्व सेल्स के अंदर कौन से टाइप का सेल है उसके ऊपर डिपेंड करती है तादाद। तो हम प्रीसाइजली नहीं बता सकते कि एक सेल के अंदर कितना, हम एवरेज बताते हैं कि एवरेज भाई कि हमारे पास एवरेजली कितने परसेंट में ये चीज़ पाई जाएगी, ठीक है। सो हर सेल के अंदर होती है, हर ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर वो चीज़ डिफर करती है। ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है टोटली, ठीक है। इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल्स विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हर बॉडी के पास अलग अलग, बॉडी के हर तमाम डिफरेंट सेल के पास अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स हैं। डेट्स वाई हम इसको प्रॉपरली परसेंटेज के अंदर भाई कितने परसेंट ये चीज़ मौजूद है एंड ये एवरेज है। तो हर सेल का अपना अपना काम होता है भाई। हर सेल के अंदर हमारी बॉडी तो सेम है, सवाल उठता है कि हर सेल के अंदर डिफरेंट परसेंटेज के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हर सेल का अपना अपना फंक्शन है, हर सेल का अपना अपना काम है। जिसका काम ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। हार्ट सेल्स जो हैं आपके पास उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। जिस टाइप का सेल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो काम कैसा कर रहा है, उसके ऊपर उसका वर्क क्या है, ठीक है। जो ज़्यादा काम करेगी उसको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, उसको ज़्यादा पैकेज दिया जाएगा, उसको ज़्यादा टूर करवाया जाएगा। और जो कम काम करेगा, आलसी बंदा होगा, काम कम होगा, ठीक है, या लोअर स्केल का बंदा होगा, उसको कम सैलरी होगी, पैकेजेस वगैरह नहीं होंगे एंड प्रमोशन कम होगा, ठीक है। डेट सेट। देयरफॉर दीज वैल्यूज आर ऑलवेज टेकन एज एवरेज वैल्यू, क्योंकि हर सेल में अपनी अपनी परसेंटेज होती है। डेट्स वाई हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं हर सेल का। इस सेल में 12 है, इस सेल में 13 है, इस सेल में 17 है, तो टोटली तीनों को मिला के 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो परसेंटेज आएगी 12, 13, 25, 25 और 17, 25 और 17 42, ठीक है। तो 42 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास जो आंसर आएगा आपके पास आएगा वो 14। सो डेट सेट 14 इज़ द आंसर। 14% आपके पास ये चीज़ पाई जाएगी, हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। So therefore approximate percentage of chemical composition of a typical bacterial and typical mammalian cell is given in table 1.2। तो नीचे बैक्टीरिया के अंदर कोई चीज़ कितनी परसेंटेज में पाई जाती है और मैमल के सेल के अंदर, मैमल कौन है, मैमल वो ऑर्गेनिज्म है, मेमेलियन वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बच्चों को फीड कराते हैं। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बच्चों को फीड कराते हैं वो मेमल्स कहलाते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस भी मेमल्स कहलाते हैं। क्यों? हम मर्द बच्चे को फीड नहीं कराते, हमारी जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ क्या करती हैं, अपने बच्चों को फीड करवाती हैं खुद अपनी बॉडी से, ठीक है। डेट्स वाई वी आर कॉल्ड एज, हम किस कैटेगरी में आते हैं, मेमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपके पास ये चीज़ रही। वाटर कितना परसेंट पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, 70%। ये हमने इसके साथ परसेंट क्यों नहीं लगाया, आपके पास एक चार्ट बनाया हुआ है, टेबल है, टेबल के अंदर हर वैल्यू के साथ परसेंट क्यों नहीं लगाया हुआ, क्यों? ऊपर लिखा हुआ है 1.2 टेबल केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन परसेंट, ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। जो नीचे वैल्यू डिजिट्स गिवन है, नीचे जो एंट्रीज हैं ये सारी एंट्रीज हैं, तो नीचे जो एंट्रीज हैं सारी परसेंटेज के अंदर गिवन है। कंपोजिशन ऑफ सेल इन परसेंट, सारी परसेंट के, तो परसेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर बताया जा रहा है हर जो एंट्री है इस टेबल के अंदर वो परसेंट के अंदर दी जा रही है, ठीक है। एंट्री मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। 70% सेम है। प्रोटीन कितने परसेंट पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो पाए जाते हैं 15%। मेमेलियन सेल के अंदर 18%। क्यों? क्योंकि आपके पास मेमेलियन सेल के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट 3, मेमेलियन सेल के अंदर 4%। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन बनाना है, ठीक है। एंड लिपिड्स 2%, वहाँ पर 3% मेमेलियन सेल के अंदर। डीएनए 1% होता है, एंड मेमेलियन सेल के अंदर डीएनए कितने परसेंट होता है? 0.25%, ठीक है। सो आरएनए इसके अंदर 6% होता है, और सॉरी आरएनए आपके पास 6% होता है, मेमेलियन सेल के अंदर 1.10% पाया जाता है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कितने टाइप? 2 अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे दूसरे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए कि हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल अदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जो कि आपके पास कुछ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं अलग टाइप के, एंड प्रोटीन्स का तो अलग जिक्र आ गया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हार्मोनल फंक्शन भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं, ठीक है। सो हम ऑल चीज़ों को जो एक्स्ट्रास को हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ला रहे हैं, वो होते हैं 2%, एंड यहाँ पर भी 2% कहा जा रहा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयंस के अंदर आपके पास क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक आयन कैसे हो गए? कैल्शियम Ca+, पोटाशियम हो गया K, ठीक है, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एंड मैग्नीशियम हो गया। ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं आपके पास Mg+। आयन क्यों कहा जा रहा है? इसके ऊपर चार्ज है, वो कितने परसेंट? हमारे पास कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, किसके लिए? हड्डियों के लिए। हमारे पास जो हड्डियाँ हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए, वो उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, ठीक है। सो हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% पाया जाता है, एंड मेमेलियन सेल के अंदर 1% पाया जाता है। बट मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जो डीएनए और आरएनए है हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर क्यों ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेमेलियन सेल, ठीक है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेमेलियन सेल के अंदर डीएनए क्यों कम पाया जाता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर क्यों ज़्यादा पाया जाता है। भाई बैक्टीरियल सेल को इतना ज़्यादा काम नहीं करना, उसकी बड़ी बॉडी नहीं है, उसके पास एक सेल है, एक सेल को चलाना है, तो उसके पास इतना ज़्यादा डीएनए क्यों पाया जा रहा है? कि उसका सेल भी छोटा है, उसको इन्फॉर्मेशन भी कम चाहिए, स्ट्रक्चर भी कम है, उसको इन्फॉर्मेशन भी कम चाहिए। और हमारा इतना बड़ा सेल है, पूरी बॉडी को चलाना है, पूरे डिवाइड होना है, ठीक है। तो एक सेल के अंदर इतना कम डीएनए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ये एंजाइम बनाने हैं, ये चीज़ें बनाने हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों? आपसे सवाल है मेरा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।